नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में और आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। और बात देश का सवाल की किसान आंदोलन से जुड़े टूल किट मामले में आरोपी निकिता जैकब को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। अदालत ने निकिता को 3 हफ्ते की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दे दी है, यानी इस दौरान दिल्ली पुलिस निकिता को गिरफ्तार नहीं कर सकती। साथ ही अदालत की ओर से यह भी कहा गया कि अगर निकिता जैकब की गिरफ्तारी होती है तो उन्हें 25,000 के बॉन्ड पर राहत मिल सकती है। टूल किट मामले में दिल्ली पुलिस ने निकिता जैकब के खिलाफ गैर जमानती वारंट हासिल किया था। आरोप है कि निकिता और शांतनु भी खालिस्तानी समर्थकों के संपर्क में थे, जिन्होंने टूल किट को बनाने में सहायता की। ये वही टूल किट थी जिसे दिशा रवि ने क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग को भेजा था, जिसे उसने बाद में रिट्वीट किया। हालांकि इसमें शांतनु को जमानत मिल चुकी है, लेकिन दिशा इस मामले में गिरफ्तार हो चुकी है। और निकिता जैकब की जमानत को लेकर उनकी वकील संजुक्ता डे का क्या कहना है, पहले आपको ये सुनवा देते हैं। घर पे 3 हफ्ते की इंटरिम रिलीफ। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजमेंट्स हैं, अपने दूसरे हाई कोर्ट के भी, दिल्ली हाई कोर्ट के और बॉम्बे हाई कोर्ट के दूसरे मैटर्स में भी काफ़ी सारे ऑब्जर्वेशंस है हाई कोर्ट के, वो सबको मुद्दे नज़र रखते हुए हमारे बॉम्बे हाई कोर्ट ने 3 वीक का इंटरिम रिलीफ ग्रांट किया है निकिता को। ये 3 हफ्ते के अंदर उसको दिल्ली में अप्रोप्रिएट कोर्ट को अप्रोच करना पड़ेगा फॉर ए रेगुलर एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन। 3 हफ्ते में क्या दिल्ली पुलिस उनसे पूछताछ कर सकती है, या और आगे का फोरम क्या होगा जहां आप अपील करेंगे? आगे का फोरम इधर विल बी अ सेशंस कोर्ट और द दिल्ली हाई कोर्ट। जी, दिल्ली पुलिस अगर चाहे तो क्या पूछताछ कर सकती है बीच में? देखिए, दिल्ली पुलिस ने भी पहले भी काफी सारे पूछताछ कर चुके हैं, ठीक है, और वो निकिता हर वक्त हर कदम पे कोऑपरेट करती आई है। मैंने पहले भी कहा है, 13 घंटे के ऊपर उसके साथ इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, तो वो हर कदम पे कोऑपरेट करती आई है। अभी निकिता कहाँ है? मुंबई में तो पिछले दिनों से गायब है। अभी नहीं, कहीं गायब नहीं है। निकिता मुंबई में ही है। निकिता 12 तारीख को खुद ऑनरेबल जज के सामने अपीयर हो चुकी है। ये सब कुछ देखिए मद्देनजर रखते हुए ही ये ऑर्डर पास किया है। एब्सकॉन्डिंग वो ना कभी थी और आगे भी अभी तो सवाल ही नहीं आता है। वो एब्सकॉन्डिंग कभी थी, वो मुंबई में ही है। मैंने आपको बताया कि डिटेल में ऑब्जर्वेशन हमें ऑर्डर के लिए वेट करना पड़ेगा, जो जज साहब का डिटेल में ऑब्जर्वेशन है। मैंने बस इतना ही कह सकती हूँ, सुप्रीम कोर्ट के बाकी सारे जजमेंट्स ऑलरेडी जो पास्ट में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने ग्रांट किया है, ये मद्देनजर रहते हुए कि भले ही ट्रांजिट बेल का कोई प्रोविजन सीआरपीसी के अंडर नहीं है, बट फिर भी एक इंसान के राइट्स को, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स को मद्देनजर रखते हुए, जो भी इन द केस ऑफ इमरजेंसी, और जबकि एक नॉन बेलेबल वारंट ऑलरेडी इशू हो चुका है और जबकि वो एप्रीहेंड कर रही है कि ऑब्वियसली अभी वो अरेस्ट होंगी, तो द कोर्ट कैन ग्रांट ट्रांजिट बेल एप्लीकेशन। ये काफी सारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये जजमेंट अपहेल्ड किया है बहुत सारे केसेस में। तो एक तरफ इस मामले में निकिता और शांतनु को कोर्ट से राहत मिली है, तो दूसरी तरफ खालिस्तान भी दिशा, निकिता, शांतनु और दीप सिद्धू के बचाव में उतर आया है। यानी खालिस्तानी जो एक्टिविस्ट हैं वो एसएफजे का जनरल काउंसिल गुरपतवंत सिंह पन्नू, इन दिनों इन सभी के समर्थन में उसने एक वेबसाइट बनाई। पन्नू का कहना है कि इन कार्यकर्ताओं पर देशद्रोह का चार्ज लगाया गया है, इनसे अधिकार छीने गए हैं। उसने ट्विटर फॉर फार्मर वेबसाइट को लेकर कहा, इससे अमेरिकी, कनाडाई, ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया जैसे विदेशी राजदूतों पर दबाव बनाने में मदद मिलेगी कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहीं भी आने जाने से बैन कर दें। यानी एक बात साफ हो गई है, जो आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से देश भर में चल रहा था, अब उसमें इन तमाम तत्वों के शामिल होने के बाद उसे अंतर्राष्ट्रीय रूप दिया जाने की कोशिश शुरू हो गई है और इसके जरिए भारत विरोध कहीं बहुत ज्यादा मुखर होता जा रहा है। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान हुई हिंसा को लेकर पुलिस को भी बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस की स्पेशल सेल ने मोस्ट वांटेड मनिंदर सिंह को गिरफ्तार किया। एक वीडियो में मनिंदर सिंह तलवार लहराते हुए देखा गया था। लाल किले की प्राचीर पर पुलिस ने मनिंदर के घर से 2 तलवारें भी बरामद की। गिरफ्तार आरोपी अपने 5 साथियों के साथ किसानों की ट्रैक्टर रैली में शामिल हुआ। दिल्ली पुलिस ने लाल किला हिंसा का आज एक और वीडियो भी जारी कर दिया गया, जिसमें उपद्रवी हिंसा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 2 तस्वीरें, और ये हिंसा लाल किले में हो रही है और दूसरी तरफ लाल किले की प्राचीर पर चढ़कर तलवार
तलवार भांजने का वो तस्वीरें, जिसके चलते मनिंदर सिंह को अब स्पेशल सेल ने अपनी गिरफ्त में लिया है। एक तरीके से 26 जनवरी का दिन जो उल्लास के साथ शुरू हुआ था और हिंसा के साए में खत्म हुआ, उस हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों की दिल्ली पुलिस पड़ताल में लगी हुई है। हम लगातार इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, कई दिनों से इस मुद्दे पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक मेहमान भी हमारे साथ हैं, हमारे साथ तमाम राजनीतिक मेहमान आज भी जुड़े हैं और सवाल यही, क्या ये लोकतांत्रिक रूप से चल रहा आंदोलन अब तमाम इसमें वो शक्तियां, वो लोग जो देश को तोड़ने या देश को कहीं बहुत नीचा दिखाने की कोशिश में कहीं ज्यादा आगे रहते थे, वो सब इसका फायदा उठाने में लग गए हैं कि नहीं लग गए? और कहीं बहुत भारत क्या उनके बड़े निशाने पर है? इस विरोध के साए में गोपाल कृष्ण साहब, प्रवक्ता बीजेपी, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लगातार सरकार कह रही है यह कानून किसानों के हक में है। 85 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक सरकार नहीं झुकी है, गतिरोध बना हुआ है। सुरेंद्र राजपूत साहब, आप कई बार इनको देख चुके होंगे देश का सवाल में हमारे सामने आकर बेलाग तरीके से अपनी बात रखते हैं। थोड़ा तल्ख होते हैं लेकिन वो भी अच्छा लगता है जब सुरेंद्र भाई अपनी बात रखते हुए सुनते भी हैं। सुमन अर्पण हमारे साथ जुड़ेंगी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। एलन राव साहब, पूर्व डीसीपी दिल्ली पुलिस, ये बताएंगे कि पुलिस जो कार्रवाई कर रही है वो कितनी कानून सम्मत होगी, क्योंकि अदालत में जाके पुलिस को इन तमाम चीजों को साबित भी करना होगा। और चौधरी पुष्पेंद्र सिंह हमारे साथ, अध्यक्ष किसान शक्ति संघ के इस वक्त जुड़े हुए हैं। शुरुआत गोपाल जी आपसे ही कर लेता हूं, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हैं और सरकार का भी पक्ष रखेंगे और अब तक जो कुछ हुआ उस पर भी सिलसिलेवार बात रखेंगे। मैं अपने सवाल पर सीधे सीधे आ जाता हूं। जो कुछ भी अब निकल कर सामने आ रहा है, जिस तरह के तमाम चैट्स निकलकर सामने आ रहे हैं, ये जो टूल किट जो ग्रेटा थनबर्ग की लापरवाही के चलते कम से कम इस बात को साफ कर गई कि इसके पीछे कितनी बड़ी तैयारी थी, ये तमाम चीजें निकल कर आती हैं। पीएफजे का वहां पर रोल निकल कर आता है, सिख फॉर जस्टिस निकल कर आता है, तमाम देशों में प्रदर्शन और ये बातें की जाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब किस तरीके से बैन करवाया जाए। अंतर्राष्ट्रीय साजिश क्या आपको दिख रही है? क्या आपको लगता है कि कृषि कानूनों का विरोध भारत विरोध हो गया और भारत विरोध से प्रधानमंत्री विरोध तक पहुंच गया है? कितना गहरा आपको लगता है साजिश का यह पहलू? देखिए, सबसे पहली बात, पूरे देश को यह समझना पड़ेगा कि यह जो आंदोलन है अब यह दिशाहीन हो चुका है पूरी तरह से। इसका किसानों के हित से लेके कुछ नहीं है। यह एक तो सरकार विरोधी और सरकार में भी खासकर नरेंद्र मोदी विरोध के ऊपर पूरा टिक गया है। और वहां तक भी ठीक है, विरोध करना सबका अधिकार है, अपनी बात रखना सबका अधिकार है, लेकिन अहिंसात्मक तरीके से रखना चाहिए। हिंसा करने वाले लोग जिस तरह से कॉन्स्पिरेसी वाले इस पे हावी होते जा रहे हैं, वह स्पष्ट इससे नजर आ रहा है कि यह जो किसान जो नेतृत्व के हाथ में यह आंदोलन है, वह कहीं भी देश के हित में पूरी तरह से नहीं खड़े हुए और किसानों के भी हित में नहीं है। वह अलगाववादी तत्वों के हाथों में खेल रहे हैं। और जिस तरह से अभी राकेश टिकैत जी कह रहे हैं कि मैं तो पश्चिम बंगाल जाऊंगा, वह राजनीति कहीं उनके दिमाग पे चढ़ गई है। राकेश टिकैत जी किसानों का हित नहीं कर रहे। किसानों का हित है सरकार के साथ बातचीत करके उस विषय को का समाधान करना, और नहीं है तो अपना आंदोलन करें, बात करें। लेकिन यह क्या है कि यह जो पूरी तरह से खालिस्तानी तत्वों को अपना स्थान दे रहे हैं, जिस तरह से वो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, उनका इनका आपस में क्या संबंध है, यह उजागर होना जरूरी है। किसानों से नहीं, किसानों के जो वर्तमान में नेतृत्व है, खासकर राकेश टिकैत और वो जो लोग हैं जो इस आंदोलन के नेतृत्व के नाम पे सामने खड़े हुए हैं, उनका इन तत्वों के साथ क्या संबंध है? क्यों नहीं इनको वो डिसोन कर रहे, क्यों इनके सहयोग समर्थन ले रहे हैं? यह सारी बातें समझ में आना देश को धीरे धीरे हो रहा है। और मुझे लगता है कि यह गहरी साजिश के साथ खेल रहे हैं, या इनोसेंटली खेल रहे हैं या जानबूझ के खेल रहे हैं, यह तो तथ्यों के बाद इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं यह रास्ता पूरी तरह से भटक गया। यह आंदोलन यह स्पष्ट है और किसानों का हित इससे नहीं हो रहा। अगर किसानों का हित हो रहा होता तो भी बात ठीक है, लेकिन यह तो किसान न सेटलमेंट करना चाहते हैं, ना आगे बढ़ना चाहते हैं। इस आंदोलन को हवा देके
सरकार के खिलाफ, इसको मोदी के खिलाफ भावना विश्व स्तर पर फैलाना चाहते हैं। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन का तो पता अदालत में भी जाकर चलेगा कि वो इन्वेस्टिगेशन कितनी खरी है और कितनी पुख्ता है। अगर पुख्ता है तो अदालत भी इस तरह के तत्वों पर कड़ी कार्रवाई जरूर करेगी, ऐसी हम सबकी उम्मीद है। लेकिन मैं सुरेंद्र सिंह राजपूत साहब को अब इस बहस में लाना चाहूंगा। आपकी बात, आपने सरकार का पक्ष रखा, आपका कहना है कि पूरा विरोध अब भारत विरोध की तरफ अग्रसर हो गया है। सुरेंद्र भाई, 26 जनवरी की हिंसा के बाद कांग्रेस ने भी बड़े जोर शोर से इस बात को कहा था कि हिंसा करने वालों और उन्हें बढ़ावा देने वालों को बख्शा नहीं देना चाहिए। अब जब पुलिस कार्रवाई करती है तो ट्वीट्स आते हैं, बोल के लब आजाद है तेरे। क्या आपको नहीं लगता कि देश विरोधी तत्व अब इस लोकतांत्रिक आंदोलन को गलत तरीके पर ले जा रहे हैं, गलत राह पर ले जा रहे हैं? सुरेंद्र भाई। राजीव भाई, अगर इस आंदोलन में गलत तत्व होते तो अभी तक ये सरकार इतने जालिमों की सरकार है, इतने अहमक लोगों की सरकार है, इतने अहंकारी लोगों की सरकार है कि अब तक इस आंदोलन के ऊपर उन्होंने सेना के घोड़े चढ़ा दिए होते। इस आंदोलन में कोई हिंसक तत्व नहीं है। इसमें जितनी भी हिंसा की लाल किले पर, सारी हिंसा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की। राजीव, अब इनको आप चुप नहीं करेंगे? सारी की सारी हिंसा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की। उसमें से एक आदमी को इन्होंने पकड़ा है और बाकायदा वीआईपी एस्कॉर्ट देकर के इन्होंने लाल किले में भेजा, सिर्फ इस वजह से कि आंदोलन किसी सूरत में बदनाम हो। अब मैं एक आरोप लगा देता हूं आपके चैनल पर भी और भारतीय जनता पार्टी पर भी। मान लीजिएगा कि अगर वो सच हो जाए तो कल आईएसआई और अलकायदा के हाइड आउट्स में जब क्या नाम कोई पुलिस रेड करेगी और वहां पर इंडिया न्यूज का एक आईडी रखा हुआ हो और भारतीय जनता पार्टी का झंडा रखा हो, तो क्या यह मान लिया जाएगा कि अलकायदा और आईएसआईएस के साथ आप दोनों के संबंध हैं? नहीं मानेंगे ना। इसी तरीके से अगर विदेश में कोई खालिस्तानी तत्व, गोपाल जी सुन लीजिए, कोई खालिस्तानी तत्व इस तरीके की हरकत कर रहा है इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए, तो हम आरोप लगाते हैं कि वो खालिस्तानी तत्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मिला हुआ है और वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इशारे पर इस आंदोलन को, किसानों के आंदोलन को बदनाम करने के लिए ये कुचक्र रच रहा है और साजिश रच रहा है। अब हमारे यहाँ की एक बच्ची है दिशा रवि, उसको आपने गिरफ्तार कर लिया। क्यों गिरफ्तार कर लिया? कि साहब गूगल पे टूल किट उसने डाउनलोड कर ली थी। उस टूल किट को तो मैंने भी डाउनलोड किया है, गोपाल कृष्ण जी ने भी डाउनलोड किया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भी डाउनलोड हुई है और सारे मीडिया चैनल में डाउनलोड हुई है। तो क्या सारे के सारे देशद्रोही? आप इस चीज को समझना होगा कि जिस तरीके के आरोप इन बच्चियों के ऊपर लगाए जा रहे हैं, राजीव भाई, कल मेरी, आप और गोपाल कृष्ण जी की बच्चियों के खिलाफ भी ये आरोप लगेंगे। याद रखिएगा, कहते हैं ना कि चलते घर को देखने वालों, फूल का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है और मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया और मेरे पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर का आपका है। आज के डेट में सारी मीडिया के सामने पंजाब के किसानों ने उनको खालिस्तानी कहने वालों को, पाकिस्तानी कहने वालों को, आतंकी कहने वालों को जवाब दे दिया ना गोपाल जी। अब इस पर भी अभी भी चेत जाइए, वरना बिल्कुल पाप भी लगेगा, श्राप भी लगेगा। किसान आंदोलन को बदनाम मत कीजिए अपने अहंकार में, अपने अभिमान में। नरेंद्र मोदी जी के अभिमान में आप लोग किसान आंदोलन को बदनाम और बर्बाद करने की जो साजिश रच रहे हैं, जनता उसका जवाब देगी। चलिए ठीक है, आपने अपनी बात रखी और मैंने आपको टोका नहीं। सुरेंद्र भाई, उम्मीद है कि अब आप मेरे साथ तो कम से कम तल्ख नहीं होंगे और अब मेरी बातों का आप सिलसिलेवार जवाब देंगे। काउंटर सवाल था, लेकिन मैं पहले दूसरे अपने मेहमानों के पास चला जाऊं, उसके बाद मैं आपके पास भी जरूर आऊंगा, इस बात का वायदा है। एलन राव साहब को मैं बीच में लाना चाहूंगा। दिल्ली पुलिस के पूर्व डीसीपी हैं, अधिकारी हैं, रिटायर्ड हैं, तो जाहिर सी बात है कि जांच से तो नहीं जुड़े हैं, लेकिन जांच कैसे होती है और किस तरीके से उस पर केंद्रित किया जाता है उसको समझते हैं। एलन राव साहब, दो तीन चीजें अपने मेहमानों के लिए मैं रखना चाहूंगा जितना पढ़ पाया आप लोगों के सामने आने से पहले। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन, जिसका सरगना, जिसको चलाने वाला कहा जाता है मो धालीवाल, उसने क्या कुछ किया वो मैं आगे सवालों में रखूंगा, लेकिन ये कनाडियन वेबसाइट है। अपनी वेबसाइट पर यह सबसे पहला संदेश देती है कि कनाडा के लोगों के लिए इक्वल ह्यूमन राइट्स की बात करती है, उनके लिए बेहतरी की बात करती है। लेकिन जब आप इसके पहले पन्ने पर जाते हैं तो वहां AskIndiaWhy.com पर जाने को कहा जाता है। वहां सबसे पहला पेज कश्मीर में भारत जो बातें कर रहा है उस पर है और वहां पर यह लिखा
जाता है कि भारत चाय, योग और धर्म का देश है, लेकिन भारत एक दमनकारी देश है। अगर पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन PFJ इसमें शामिल पाया जाता है, एलन राव साहब, ये तमाम सिग्नल्स जो लगातार निकलते आ रहे हैं, हालांकि सुरेंद्र भाई अभी नकार रहे हैं कई बातों को, लेकिन अगर ये सब निकलकर सामने आते हैं तो इन लोगों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई पुलिस करेगी और उसको कोर्ट में साबित करने के लिए पुलिस के लिए क्या आसान होगा ये सब कुछ कर पाना? देखिए, ये सुरेंद्र भाई जी ने बड़ी अच्छी कविता के तौर पे एक बड़े इसको पोज किया है, लेकिन मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि ये क्या टूल किट के बारे में कि कोई भी डाउनलोड करेगा तो मुलजिम हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बात यह है कि टूल किट का बनाने वाले कौन है, टूल किट में क्या पर्पज है, उस पर्पज को एक्टिवेट किसने किया। अभी आपने कहा पोलिटिक फॉर जस्टिस और सिख फॉर जस्टिस, दो बड़ी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो खालिस्तान को सपोर्ट कर रही हैं, और मिस्टर पन्नू हैं जो यहाँ पर रहते हुए वो जो किया है इन्होंने, किसान आंदोलन से जुड़े हुए भी हैं वो। और इसके बाद इन जो ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या क्या भारत के लिए इंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन और भारत के भारत को बदनाम करने के लिए क्या क्या नहीं किया है। दूसरी बात, ये जो टूल किट में जो कुछ टाइमलाइन थी, टाइम टू टाइम जिसे कहते हैं मिनट टू मिनट प्रोग्राम था, डेली का प्रोग्राम था, वो एज इट इज 26 जनवरी के टाइम हुआ और 26 जनवरी को वायलेंस किया गया। और उस वायलेंस के दौरान ये लोग ये चाहते थे कि पुलिस गोली चलाए और गोली चलाए तो और ज्यादा इसमें बवाल हो जाए, लेकिन पुलिस ने बड़ा संयम बरता और उन्होंने नहीं किया। दूसरी बात, अभी मैं आता हूं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन जो FIR दर्ज करती है क्राइम ब्रांच साइबर सेल में, उसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के बाद एविडेंस आई, और जिन जिन लोगों के खिलाफ एविडेंस आई, एक मिनट आप मुझे पूरा बोलने दीजिए, बीच में कोई प्लीज ना बोले। जो जो एविडेंस आई उस एविडेंस के तौर पर इन्होंने किया कि ओनली टूल किट नहीं है, टूल किट के साथ जितने और भी लिंक है उनको सबको लिंक पे जाके देखेंगे। आपने अभी टूल किट के उसका जिक्र किया कि एक पन्ने पे क्या, दूसरे पन्ने पे क्या है, उसके बाद इसमें अटैचमेंट क्या है, उसके बाद जूम मीटिंग की गई, जूम मीटिंग में कौन कौन थे, क्या क्या किया, उसके बाद इसको डिलीट कर दिया गया, और उसके बाद चैट्स भी मिली है कंप्यूटर में। जो दिशा जी कह रहे हैं कि बहुत बच्ची है वो, उनके कंप्यूटर में, बच्ची तो 21 साल में सब कुछ एडल्ट हो जाता है, सबको मालूम होता है कि उनको क्या है, कानून के बारे में जानकारी है, और बहुत बड़ी पर्यावरण विदेता है वो। लेकिन इसके बाद उनको ये भी देखना चाहिए कि देश की अखंडता, प्रभुता और देश को डिसइंटीग्रेट करने की जो एक्टिविटीज है वो गैर कानूनी होती हैं, उनको ये भी मालूम होना चाहिए। और उसमें जो जो काम लिखा हुआ है, और उसके बाद उनकी लैपटॉप में, उनके मोबाइल पर जो जो चैट्स मिली है, वो अगर चैट में आपको, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन इनिशियल स्टेज पे, उसको अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करता, मेरी कोई जानकारी में पूरा है कि सफिशिएंट एविडेंस है। सुरेंद्र जी को मैं बताना चाहता हूं कि सफिशिएंट एविडेंस है। जो जो आदमी मोह धालीवाल और जो भी आदमी जुड़े हुए हैं, और उन लोगों के लिंक अगर पुलिस ये जो किसान आंदोलन से जुड़े हैं, तो इसमें कोई कहने में कोई दोष नहीं है कि किसान आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया है। इसके बहाने देश को तोड़ने के लिए और देश को डिसयूनाइट करने के लिए, देश को पूरे विश्व में बदनाम करने के लिए पूरी साजिश रची गई थी। उस साजिश का खुलासा इसमें दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में हो रहा है और आगे भी होगा। ठीक है, मेरे साथ चौधरी पुष्पेंद्र भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, किसान संघ अध्यक्ष हैं वो। चौधरी पुष्पेंद्र, ये जो आंदोलन चल रहा है, मैं यहां पर आपके सामने बैठा हूं, मैं इस आंदोलन को लेकर लगातार कवर करता रहा हूं, मैं इस आंदोलन को लेकर तमाम चीजों को देखता भी रहा हूं। किसान किस हद तक, किस तरीके से अपने इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे, उसको भी नजदीक से महसूस किया है। लेकिन 26 जनवरी के बाद जो स्थिति पैदा हुई है, उसके बाद जरूर कई ऐसे सवाल उठे हैं, कई ऐसी चीजें आई हैं। पुलिस ने जांच करनी शुरू की तो तमाम एंगल निकलने शुरू हुए, तमाम बातें पता चलनी शुरू हुई। क्या आप इन चीजों को खारिज करेंगे कि ये जो कुछ चीजें सामने आ रही हैं सारी ड्राफ्टेड हैं, या फिर आप भी इस बात को मानेंगे कि किसान आंदोलन का फायदा उठाकर वो लोग जो भारत को बेहतर नहीं देखना चाहते, वो कहीं अपनी रोटी सेकना शुरू कर चुके हैं? देखिए राजीव भाई, क्या मेरी आवाज साफ आ रही है? बहुत साफ आ रही है, और आप अपनी पूरी बात बोले, मैं उम्मीद करूंगा सब सुनेंगे। हाँ, इसको थोड़ा साफ करा देंगे। मैं बहुत जिम्मेदारी से अब आपके चैनल पर 2-4 बातें रखना चाहता हूं। अरे भाई, मेरे समझ में ये बात नहीं आ रही कि 7 साल से इनका शासन है, जो अपने आप को मजबूत सरकार बताते हैं, तो क्या देश इतना मजबूत आपने कर दिया कि विदेश में बैठा हुआ कोई व्यक्ति फूंक मार दे ट्विटर पर तो आपके यहां जलजला आ जाता है, आपके यहां तूफान आ जाता है, आपके यहां जो है हड़कंप मच जाता है? अगर कोई विदेश में बैठा हो कह दे टूल किट क्या है, पहले तो उसको स्पष्ट कर दूं आपके दर्शकों के लिए,
उसमें ये लिखा है भाई ये पोस्टर छपेंगे, ये बैनर छपेंगे, ये फलाना होगा, यही तो टूल किट है? या उसके अंदर कोई हथियार है, बम गोले बारूद है? इस तरह का प्रचार ये देश में किया जा रहा है। हमारी सुरक्षा एजेंसीज यहां बैठे हैं, एसीपी साहब, 6 लाख करोड़ रुपए का बजट है और 1.5 करोड़ से ज्यादा हमारे पास जो है सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेज और पुलिस है। इसको हम क्यों खर्च करते हैं भाई श्रीमान जी, ये बताएं। 7 साल से आपकी सरकार है और जो है 1925 से आरएसएस इस देश को मजबूत करने पे लगा हुआ है। तो क्या इतना मजबूत कर दिया कि फूंक मारते ही आपका जलजला आ गया, गिर जाओगे, तहस नहस हो जाएगा? अरे ये सारी चीजें, सारा विश्व आपके ऊपर हंस रहा है। ये क्या, किस तरह की एंगलबाजी हो रही है यहाँ पर? केवल किसान आंदोलन को पहले खालिस्तानी, पाकिस्तानी, टुकड़े टुकड़े, नक्सल, आपकी सारी टूल किट, आपकी खुद की जो टूल किट है जिसको मैं पाइस कहता हूं, PICE, पाइस, वो फेल हो गई है। P से पुलिस, I से इनकम टैक्स और IB, और C से जो है CBI, E से ED। आपकी टूल किट फेल हो गई है। आपकी टूल किट में ये जो बागड़ बिल्ले थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो उनको पकड़ लेते थे। जो आपका विरोध करे उसको पकड़ लेते हो। उस पकड़ में किसान आने वाला नहीं है। किसानों के ऊपर वो टूल किट फेल हो गई है, इसलिए आप टूल किट ढूंढते फिर रहे हो कि वहां से किसी ने कह दिया, रिहाना ने कह दिया, ग्रेटा थनबर्ग ने कह दिया, यहां जलजला आ गया, यहां तूफान आ गया, यहां हड़कंप मच गया। बड़ा मजबूत देश है भाई आपका, फिर तो बहुत मजबूत देश है। 10-20 करोड़ की फंडिंग हो गई। अरे भाई बिलियंस ऑफ डॉलर की जो आपकी फंडिंग है, 6-7 लाख करोड़ रुपए की, उसका क्या, क्यों खर्च कर रहा है देश उसके ऊपर? ये कोई ना देश कमजोर है, ना यहाँ की पुलिस प्रशासन कमजोर है, ना यहाँ की जो है बाकी एजेंसियां कमजोर है। किसी टूल किट से कोई जलजला इस देश में नहीं आ सकता है, कोई मूवमेंट खड़ा हो सकता नहीं है, ना कोई खड़ा हो सकता है, ना कोई गिर सकता है। तो ये अटेंशन को डाइवर्ट करने की कोशिश ना करें। इनके नीचे की जमीन हिल गई है, राजनीतिक रूप से कमजोर हो चुके हैं और ये सरकार के जाने का वक्त धीरे धीरे आता जा रहा है। ठीक है चौधरी पुष्पेंद्र, आपने साफ कर दिया सरकार के जाने का वक्त नजदीक आ रहा है और ये टूल किट दरअसल सरकार की है, सरकार ही की अपने पैरों पर मारी गई कुल्हाड़ी है। मैं पैनल में एडवोकेट सुमन अर्पण भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। सुमन जी, आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में अब साजिश हावी है या विरोध वाकई स्तर जमीन पर दिख रहा है? सर जो ये कहना चाहूंगी कि जैसे अभी अरेस्ट किया गया है, पहली बात तो जो बच्ची को लेकर 21 साल की बच्ची को आप बच्ची नहीं कह सकते। जब हमारे संविधान में 18 साल के बच्चे को मैच्योर माना, रेस्ट माना, तो वो रेस्ट है। आप एक बात कही, एक सुमन अर्पण जी, मैं माफी चाहूंगा कि आपकी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही है। मैं तमाम जो मुद्दे उठाए चौधरी पुष्पेंद्र ने, मैं सीधे गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी आपके पास जाना चाहूंगा। गोपाल जी, आपने सुना चौधरी पुष्पेंद्र को? ऐसा लग रहा है कि चौधरी पुष्पेंद्र और सुरेंद्र सिंह राजपूत साहब वो बातें कर रहे हैं जो शायद आप सुन नहीं पाएंगे, वो तल्ख लगेंगी जरूर आपको। क्या जवाब है आपका चौधरी पुष्पेंद्र की बातों के लिए? देखिए राजीव जी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत हैं, वो तो झूठ का पुलिंदा लेके आए। तो क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? वो सारी बातें झूठ कह रहे हैं। टूल किट में केवल डाउनलोड कर दिया तो आरोप। सुरेंद्र भाई हंस रहे हैं इस वक्त। तो ये तो पूरा देश हंसेगा इनके ऊपर। अब सुनो, अब पूरा देश हंसेगा गोपाल जी। कल की डेट में आपकी बेटी भी हंसेगी आपके ऊपर। अब राजीव जी, देश की हर बेटी, देखो इस देश की हर बेटी इस देश का गौरव है। सबसे पहले बात मैं अपने तमाम दर्शकों को बता दूं, मैं अपने तमाम, एक मिनट में आ रहा हूं, एक मिनट आ रहा हूं आपके पास। सुमन अर्पण जी, आ रहा हूं आपके पास, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि देश के सवाल में ऐसा कम ही होता है कि हमारे तमाम मेहमान हंसते हुए मुद्रा में हो, लेकिन आज टॉपिक गंभीर है लेकिन सब हंसकर बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। तर्कों को और धारदार बनाइए। मैं सुमन अर्पण जी आपसे शुरुआत करूंगा, आपकी आवाज नहीं आ पाई। सुमन अर्पण जी, आप इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं, आपको क्या लग रहा है ये वाकई अब साजिश की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है? किसानों की जो मेहनत थी, जो सरकार के साथ लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई थी, अब वो पीछे छूटती दिख रही है क्या आपको, या ऐसा नहीं है, ये झूठ है और कुछ नहीं? देखिए सर, ये जो आंदोलन था ये पूरी तरह से दिशाहीन और भ्रमित हो गया है। मैंने अपनी पहले भी बहुत सारी डिबेट्स में बोला है कि हमारा जो किसान है बहुत इनोसेंट है,
वो मिसगाइड और मिसलीड हो रहा है। जिस तरह से आप देखिए 26 नवंबर को ये आंदोलन शुरू हुआ था और 26 जनवरी को कहां से कहां पहुंच गया। एक टूल किट के माध्यम से इस देश के अंदर इतनी बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रखने की कोशिश की। फिर मैं बात कहूंगी तो बात निकलेगी तो बात बहुत दूर तक जाएगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं इस टूल किट का संबंध खालिस्तान के साथ जोड़ा जा रहा है या खालिस्तान के साथ पाया गया। तो इस खालिस्तान की फाउंडेशन कहाँ से आई, आज ये कैसे लोग हैं, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। इस किसान आंदोलन के माध्यम से इस देश में एक एक्टिविस्ट नाम की फाउंडेशन, एक फसल तैयार की जा रही है और इस देश में ऐसे एक्टिविस्ट पैदा हो रहे हैं जो कभी JNU में ऐसे एक्टिविस्ट पैदा होते हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाते हैं, ऐसे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट पैदा होते हैं जिन्हें देश की सेना के जवानों पे पत्थर मारने वालों का दर्द नहीं नजर आता लेकिन आतंकवादियों का दर्द नजर आता है। उन्हें किसानों का दर्द नहीं नजर आता लेकिन इस देश के अंदर दंगे फसाद करने का दर्द नजर आता है। उन्हें संविधान का, राष्ट्रीय ध्वजा का अपमान नजर नहीं आता लेकिन क्या कहते हैं, और जो लोग इसको फैला रहे हैं वो नजर आते हैं। तो एक किस तरह की सांप्रदायिकता, किस तरह की अराजकता और किस टूल किट के माध्यम से देश में फैलाई गई। निकिता जैकब, दिशा रवि और जो हम शांतनु जी की बात करते हैं, निकिता जैकब जिनको बहुत अच्छे से मालूम था, शी इज एडवोकेट, शी नो व्हाट इज NSA, शी नो व्हाट इज रासुका, वो बहुत अच्छे से जानती थी और उसकी इस बारे में रवि किशन से, दिशा रवि से बात हुई थी कि यदि हम पकड़े गए तो हम पे NSA या रासुका लागू भी होगा और उससे हमें अपना बचाव कैसे करना है। ये सारी बातें इन लोगों ने अपनी जूम मीटिंग में 70 लोगों के साथ जो इन लोगों की जूम मीटिंग हुई थी उसमें इन सबकी कन्वर्सेशन हुई। तो क्या ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं कही जाएगी और इसे आप एक छोटी सी बच्ची का नाम देकर आप उसे बचाने की कोशिश मेरा सवाल सुमन अर्पण जी सिर्फ इतना है कि क्या एक टूल किट एक देश को हिलाने की हिम्मत रखती है? क्या एक टूल किट के माध्यम से देश को हिला सकते हैं ये लोग, जहां पर देश और उसका तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर इस बात के लिए मजबूत और कैपेबल है? क्योंकि हिंसा के चेहरे पहचाने जा चुके हैं। मैं लौट कर आऊंगा और गोपाल कृष्ण जी आप कोशिश में जुट गए और कहीं बहुत 26 जनवरी की हिंसा में बनी टूल किट का भी उसमें अहम योगदान रहा। लेकिन यहां पर हमारे साथ मौजूद चौधरी पुष्पेंद्र जो किसान संघ से हैं और सुरेंद्र राजपूत साहब कांग्रेस ने, उन्होंने बड़े तल्ख रवैये में सरकार को यह बताना चाहा कि दरअसल ये कमियां उनकी ही तरफ से उठी हैं और इन कमियों का ठीकरा वो कहीं और फोड़ रहे हैं। मैं शुरुआत गोपाल जी आपसे ही करूंगा, जवाब क्या है आपके पास? देखिए राजीव जी, 2-3 बातें हमें समझनी चाहिए कि जब पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं कि क्या किसी की फूंक से भारत में जलजला आ जाएगा, कोई नहीं आएगा और न भारत को कोई तोड़ सकता है न भारत को कोई हिला सकता है। सरकार पूरी मजबूती है और हम सब लोगों को जो भी कानून व्यवस्था के लिए आवश्यक होगा अरेस्ट करना है, जो भी करना है कानूनी प्रक्रिया और प्रजातांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत करेंगे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जो लोग इसका प्रयास करेंगे उनको FIR नहीं कर सकते, उनको अरेस्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब थोड़ी कि खुली छूट है देश को कमजोर करने के लिए कोई प्रयास करे। प्रयास करना भी एक कानूनी जुर्म है। उस जुर्म को ठीक करना, रोकना सरकार का काम है, पुलिस का काम है। और उसके लिए कोई कह देना कि कोई कमजोर आदमी सरकार को के इसका अलगाववादी ताकतों को हवा दे रहा है इसलिए सरकार कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, यह बात नहीं है। अगर कल कोई भी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का आदमी हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे कोई भी हो, तो वह उसको रोका जाएगा। और जब वित्त मंत्री ने पार्लियामेंट में कहा था ना राजीव गांधी के लिए डूम्सडे मैन, हर बात में उन्हें आशंका ऐसी लगती है कि अब प्रलय आ गया, लेकिन प्रलय थोड़ी आ जाता है उससे। तो कोई टूल किट वाले से कोई प्रलय आ गया हो ऐसा बात नहीं है, लेकिन उसमें साजिश का पूरा प्रक्रिया है। टूल किट वाला में प्री प्लान तरीका दिख रहा था कि 26 जनवरी को, जिसमें दिशा, रवि, निकिता, ये सब पूरी तरह से प्री प्लान तरीके से उस प्रयास कर रहे थे। और अगर सुरेंद्र राजपूत जी और पुष्पेंद्र जी को लगता है कि वो लोग ऐसी अलगाववादी ताकतों को, देश को कमजोर करने वाली ताकतों के साथ खड़ा होना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन सरकार ना इनको छोड़ने वाली है ना किसी को छोड़ने वाली है। चलिए मैं सुरेंद्र राजपूत जी के पास चला जाता हूं। आपने बोल लिया ना, सुरेंद्र राजपूत जी के पास चला जाता हूं। सुरेंद्र भाई, एक बात तो है यहां पर कि इतने सारे खुलासे हो रहे हैं, फिर भी अगर कांग्रेस को यह साजिश नहीं लग रही तो क्यों नहीं लग रही? टूल किट को आप नकार रहे हैं, चलिए नकार दीजिए। क्या केवल विपक्ष की भूमिका है? अगर जांच में कोई चीजें आ रही हैं तो आने दीजिए ना, देखिए उनको अदालत है ना, अदालत तय कर देगी सरकार गलत है, पुलिस गलत है या फिर आंदोलनकारियों के ऊपर जबरन आरोप पड़ेगा। कहते हैं ना राजीव भाई कि किससे करें शिकायत, कैसी ये दुश्वारी है, और मुलजिम भी सरकारी है और मुंसिफ भी सरकारी है।
ये कायरों की सरकार है। आप बात तो समझिए। फिर आप पठानकोट में क्यों विश्वास रखते? पठानकोट में आईएसआई को बुला लेते हैं ये लोग। मसर्रत आलम इनके लिए देशद्रोही नहीं है, बेल पे छोड़ देते हैं। आंध्र आदिपी इनके लिए देशद्रोही नहीं है, बेल पे छोड़ देते हैं। त्रिपुरा में ये देश विरोधी ताकतों से चुनावी गठबंधन करते हैं। मेघालय में, मणिपुर में, नागालैंड में देश विरोधी ताकतों से चुनावी गठबंधन करते हैं। और पुराने खालिस्तान के समर्थक अकाली दल के साथ सबसे गोपाल जी बोलिए, कोई फैक्ट भी तो बोल दो ना, कोई फैक्ट तो बोलो ना। शांति रखिए। अरे आप सारी ये राजीव भाई आप इनको नहीं बोलेंगे बीच में। अरे तो आप कोई फैक्ट तो बताइए ना कोई। ठीक, आप कोई फैक्ट तो सुरेंद्र भाई एक मिनट गोपाल, सुरेंद्र भाई मौका आपके लिए ये त्रिपुरा में क्या हुआ, बाकी जगह क्या हुआ, अभी हम सेंटर कर लेते हैं ना। आपका मुद्दा था। मेरा सीधा सवाल, अगर जांच में चीजें आ रही हैं, आने दीजिए ना, अदालत है ना। कहां किसी की हार जीत है इसमें भी? बिल्कुल सही बात आपने कही, लेकिन सरकार क्या फिर उस वक्त जो है अपना थूका हुआ चाटेगी? जिस तरीके से से लेकर लखनऊ सारे के सारे तबलीगियों के ऊपर वापस लिए हैं। आज की डेट में राजीव जी आपके चैनल के लिए भी विश्वास का संकट है और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी विश्वास का संकट है। क्यों करें लोग आपके ऊपर भरोसा? तबलीगियों के लिए आपने क्या क्या कहा? आज के डेट में सरकार उनके मुकदमे क्यों वापस ले रही है? गोपाल जी बताएंगे? पे विश्वास करोगे क्या? गोपाल जी बताएंगे? गोपाल जी ने और आपके चैनल ने और सारे गोदी मीडिया के चैनलों ने किस तरीके से बदनाम और बर्बाद। अब सुरेंद्र भाई, ये तो वो तर्क है, ये तो वो चीज है, जैसे कहते हैं ना कि आलू किसी भी सब्जी में पड़ जाता है। ये तर्क आप लोगों ने अपने पास रख लिया है। अगर आप लोग मुद्दे पर नहीं आते तो आप ये तर्क सामने रख देते हैं। अब देखिए सुरेंद्र भाई आपको पूरा मौका दे रहे हैं, आपको पूरा मौका दे रहे हैं, आपको पूरा मौका दे रहे। सुरेंद्र भाई एक मिनट, सुरेंद्र भाई तमाम लोगों को खालिस्तानी शब्द से आपत्ति थी, अब तमाम एंगल निकल कर आ रहे हैं। गुरपतवंत पन्नू लगातार कह रहा है हिंसा का समर्थन करना है। कनाडा से चीजें हो रही है। किसान ये कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं किसान। अरे राजीव भाई हम कहाँ कह रहे हैं कि किसान के लोग, ये तो खुद ही कह रहे हैं, हम किसान नहीं कह रहे। यह जो लोग हैं उनको सेग्रीगेट कर रहे हैं, पैसा देते हैं। अरे राजीव जी, यह जो लोग अलगाववादी तत्व हैं उनको अलग कर रही है सरकार। मिले हुए खालिस्तानियों से मिले हुए हैं किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए। पंजाब की जनता ने जवाब दे दिया, बाकी जनता भी जवाब देती। राजीव जी ठीक है, देखिए सबसे पहली बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि हम कहाँ कह रहे हैं कि किसान खालिस्तानी है, किसान गलत आंदोलन कर रहे हैं। आपके सरकार के लोग कह रहे हैं, मोदी कह रहे हैं आपको। जो अलगाववादी लोग उस आंदोलन के ऊपर चढ़ के गलत काम कर रहे हैं उनको पकड़ रहे हैं। आप उन दोनों को अलग कर रहे हैं, किसानों के आंदोलन को चलने दो। आप दोनों को मिक्स कर रहे हो जानबूझ के। आप किसानों का ठीक है। चौधरी पुष्पेंद्र, इन तमाम आरोपों और इस आंदोलन का कोई अंत तो होगा ही। या तो ये आरोप खत्म होंगे या आंदोलन अपनी परिणति की तरफ जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति यही है कि तमाम जांच चल रही है, आरोप लग रहे हैं, उस बीच में किसान आंदोलन भी जारी है। किसान आंदोलन का वर्तमान स्वरूप क्या है और इन तमाम आरोपों के चलते किसान आंदोलन किस स्थिति में आपको दिखता है फिलहाल? देखिए राजीव जी, बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं आपके प्रतिष्ठित चैनल पर कि 200 से ज्यादा शहादतें हो चुकी हैं किसान भाइयों की। लगभग 3 महीने का समय हो गया वहां बैठे हुए, सरकार सुनने का काम नहीं कर रही है। इनको 2 सीटों से 300 सीटों पर पहुंचाने का काम 100 करोड़ किसान और मजदूरों ने किया था और इनको केवल 5 साल के लिए बिठाया गया था। देश के मालिक नहीं है, मालिक हम हैं। ये केवल प्रधान सेवक बताते थे, सेवक बने रहे शांति से। नहीं तो जो है सरकार को गिराने का, सरकार को बदलने का लोकतांत्रिक तरीके से अधिकार जनता के पास है। आपने जितनी वायदा खिलाफी किसानों के साथ की है, सारा किसान देख रहा है। आपको सबक सिखाने का काम जो भी चुनाव इसके बाद आएगा उसमें करने जा रहे। आप वार्ता नहीं कर रहे,
2 महीने से वहां बैठे हुए, आप कह रहे कॉल कर लो, कील ठोक दी बीच में। ठीक है, क्या तरीका है ये? बंगाल चुनाव को लेकर तो राकेश टिकैत जी का भी कहना है कि हम बंगाल चुनाव में वहां पर जाएंगे, किसानों को बताएंगे, और गुरनाम सिंह चढ़ूनी तो कह रहे हैं कि बीजेपी जैसे हारेगी किसान आंदोलन सफल होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अब इनके हमारे पास और कोई चारा नहीं है, 200 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, ये सुनने वाले नहीं है, तो इनको हटाएंगे, दूसरी सरकार आएगी, वो हमारी मांग पूरी करेगी। क्योंकि हमने इनको बिठाया था, इन्होंने जब हमारी बात नहीं मानी या हमारे समस्याओं का ये हल नहीं करना चाहते, हमें इग्नोर कर रहे हैं कि 200 की जगह 2 लाख मर जाएंगे यहाँ बैठे बैठे, तब सुनेंगे? ये बिल्कुल इमरजेंसी जो इन्होंने लागू कर रखी है। यानी ठीक है पुष्पेंद्र भाई, समय थोड़ा सा कम है, सबकी बातें लोग सुन रहे हैं। यानी मैं ये मानूं कि जो किसान आंदोलन पहले किसानों के भरोसे था, अब उसमें राजनीतिक विचारधाराओं की मजबूत जरूरत पड़ गई है कि अगर इस सरकार को हटाना है तो राजनीतिक विचारधारा होनी चाहिए। हमारे पास वोट है, हमारे पास वोट का हथियार है जो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने हमें प्रदान किया है। और मैं रामधारी सिंह दिनकर की 2 लाइनें सुना करके अपनी बात समाप्त करूंगा जी। 2 राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अब सुन लो, सिंहासन तुम्हें खाली करना पड़ेगा, या तो मांग सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और मैं एलन राव साहब के पास जाऊंगा उन तमाम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस के साथ, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त बता दूं और उसी सवाल से जाऊंगा और लास्ट रिएक्शन उनका ही लूंगा। दिल्ली पुलिस ने जूम से इस वक्त सवाल पूछे हैं कि किस किस ईमेल आईडी से सबसे पहले टूल किट को अपलोड किया गया, जूम पर जो मीटिंग हुई वो कहां से गई, गूगल के जरिए भी ये बातचीत की गई है, ये ईमेल आईडी किसकी थी, दिल्ली पुलिस ने जानने की कोशिश की है। और टूल किट के लिए कौन कौन सी ईमेल आईडियों का इस्तेमाल हुआ, कितने लोगों ने इस टूल किट का इस्तेमाल किया है, इस जूम मीटिंग का एडमिन कौन था, जो 70 लोगों का एक नंबर निकल कर आ रहा है, कितने लोग शामिल हुए थे 26 जनवरी से पहले, और जूम मीटिंग कितनी देर चली थी, जूम मीटिंग में किस वक्त बात हुई, किस चीज पर बात हुई। अगर जूम के पास रिकॉर्डिंग है तो वो दें। एलन राव साहब, इस बड़ी खबर के साथ आपका रिएक्शन और फिर मैं इस डिबेट को समाप्त कर दूंगा। एलन राव साहब, ये जो तमाम चीजें निकल कर आ रही हैं, मैं किसान आंदोलन पर इस वक्त बात आपसे नहीं करूंगा क्योंकि आप इन्वेस्टिगेटिव बात करेंगे। ये जो तमाम एविडेंसेस दिल्ली पुलिस कलेक्ट कर रही है, क्या इससे किसान आंदोलन में जहर भरने वाले या उसमें आग लगाने वाले या उसको हिंसा की तरफ धकेलने वाले चेहरे बेनकाब हो पाएंगे? राजीव जी, बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, जो ये क्वेरीज पूछी हैं जूम से पुलिस की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से, इनका सबका जवाब आएगा। जवाब आने के बाद एक एक आदमी का खुलासा भी हो जाएगा, कौन कौन आदमी कैसे कैसे इसमें शामिल रहा है और किस प्रकार की प्लानिंग और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई है। हमारे देश को विभाजन करने की ताकतें जो बाहर विदेशों में बैठी हैं, उनकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पूरा खुलासा होगा इसमें। और जो लोग खाली इस बात के लिए कि विरोध करना ही है, उस विरोध के चक्कर में रहेंगे, तो वो जो भी आदमी इसमें इस क्राइम में इन्वॉल्व है, नॉट ओनली इन दिस क्राइम, और ये कोई जलजला आने वाली बात नहीं है। क्राइम जब होता है तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होती है और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी इनिशियल स्टेज पे है जी। और मेरे ख्याल से हमारे तमाम मेहमान भी इस बात को समझ रहे होंगे और सोच जरूर रहे होंगे कि अगर ये आंदोलन चल रहा है तो उसमें वो तत्व कौन थे जिन्होंने आंदोलन का ये स्वरूप कर दिया। यकीनन ऐसा होना तो कतई नहीं चाहिए था, लेकिन जांच जारी है। फिलहाल हमारे तमाम मेहमानों को मैं शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद यही करता हूं जिस तरीके से आज बात हुई, तमाम ऐसी बहस में इसी तरीके से सब अपने पक्ष और तर्क रखेंगे। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने जो जूम से सवाल पूछे, उसमें खास सवाल जूम की मीटिंग का एडमिन कौन था। हमारे साथ हमारे साथी राकेश कुमार सिंह जुड़ रहे हैं इस वक्त। राकेश, कितना खास है ये सवाल और क्या उम्मीद कर रही है पुलिस? देखिए, दिल्ली पुलिस ने जो सवाल जूम से किए हैं उसे ITV नेटवर्क ने एसेस किया है। एक्सक्लूसिव जो जानकारी मिली है उसमें साफ तौर पर ये प्रश्न पूछा गया है कि किस मेल आईडी को फर्स्ट बार यूज किया गया टूलकिट को अपलोड करने के लिए, साथ ही साथ कितने पर्सन इसमें एसेस किए थे और एडमिन जूम का कौन था और जूम की मीटिंग कितने समय तक चली, और अगर इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है तो जूम उसे शेयर करे। दिल्ली पुलिस की सूत्रों की माने राजीव, तो दिल्ली पुलिस को उम्मीद है कि जूम इससे पहले भी इस तरह की सुरक्षा कारणों के कारण
जी जो है शेयर करती रही है। तो उम्मीद है कि जल्द ही जूम जो है इस मसले को लेकर दिल्ली पुलिस को पूरी जानकारी देगी। और जैसे ही जानकारी मिलेगी ये पूरा मामला जिस तरीके से 26 जनवरी की हिंसा हुई शायद पानी की तरह साफ भी हो जाएगा। हर घटना पर विरोध होता है और विरोध के बाद यही कहा जाता है कि सरकार क्या कर रही है, खुफिया विभाग क्या कर रहा है। लेकिन अब जब पुलिस यहां पर इन तमाम चीजों को लेकर जांच कर रही है तो उम्मीद यही की जानी चाहिए कि वो तमाम चेहरे जल्द से जल्द बेनकाब होंगे जिन्होंने किसान आंदोलन पर इस तरह का धब्बा लगाया या फिर देश में अराजकता की स्थिति पैदा करने की कोशिश की। देश के सवाल में फिलहाल इतना ही।